हमारे साथ में हैं मदन दिलावर साहब। स्कूल के दिनों में कैसे आपकी पढ़ाई हुआ करती थी? मेरी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आपने किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को देखा? काम करने वाला चाहिए, कोई भी डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता है। लेकिन शिक्षा मंत्री के पीछे एक जिन्न घूमता रहता है सर, तबादलों का। कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि सर थर्ड ग्रेड के तबादले होंगे? आशावान रहना चाहिए। आप कोई बयान देते हैं, उसको विवादित करार दे दिया जाता है। लोगों को सच बचता नहीं। अकबर महान अकबर वाले जो विषय पर आक्रांता था, लुटेरा था, बलात्कारी था, तो कौन सा गलत दे रहे हैं? विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि भगवाकरण करते हैं। भगवा होना ही चाहिए। भगवा का तात्पर्य केवल कलर से नहीं, सद्भाव से। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में जहां हम सवाल करते हैं न सिर्फ खबरों पर बल्कि मुद्दों पर भी। आज हमारे पॉडकास्ट में जो खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ में हैं राजस्थान सरकार में संस्कृत, शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। मदन दिलावर साहब एक राजनेता के तौर पर अपनी साफगोई, स्पष्टवादिता के साथ ही अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। शिक्षा विभाग में उनके कई नवाचार देश भर में सराहे जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो सर मेरा आपसे है वो यही कि आपको अगर बचपन के दिनों में हम लेकर के जाएं, आपके स्कूल के दिनों की बात याद करें, तो किस तरह आपको अपने बचपन के स्कूल के वो दिन याद आते हैं जब आप एक विद्यार्थी थे? आपके फेवरेट शिक्षक उस समय में कौन हुआ करते थे? कैसे आपके स्कूल के दिनों में कैसे आपकी पढ़ाई हुआ करती थी? उसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे सर। मैं माध्यमिक शिक्षा की बात करूं तो मेरे जो फेवरेट शिक्षक थे मैथमेटिक्स के, श्रीमान हैसी मलजी कारा। एक थे केमिस्ट्री के राधा रमन जी शर्मा। ये दोनों बहुत ही अच्छे अध्यापक थे और बहुत ही अच्छे ढंग से ये पढ़ाते थे। मेरी बचपन की बात करूं, छोटी क्लास की, तो माणक चंद जी सोनी एक हुआ करते थे, एक दीन दयाल जी मार साहब हुआ करते थे। तो इनको मैं अच्छी तरह अभी मेरे ध्यान है कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। कभी कभी तो नाराज़गी भी जाहिर करते थे, गुस्सा भी जाहिर करते थे, पिटाई भी करते थे, लेकिन सबके पीछे उनका आ, सकारात्मक भाव होता था कि मुझे बच्चे को कुछ सिखाना है। तो अच्छी पढ़ाई होती थी। आपकी स्कूली पढ़ाई की दौरान की अगर हम बात करें, आपने कहा कि हमारी तो पिटाई भी होती थी। आज का तो वो समय नहीं है, आज तो हम बहुत बच्चों को लाड-दुलार करके, प्यार करके पढ़ाते हैं। लेकिन उस पिटाई में भी बड़ा प्रेम छुपा होता था। कोई व्यक्ति बुरा नहीं मानता था कि शिक्षक पीट दे। माँ बाप भी नहीं मानते थे, अभिभावक भी नहीं मानते थे, और छात्र भी नहीं मानता था उस बात को बुरा। थोड़ी देर रो धो के उठ जाता था, फिर वही मार साहब से बातचीत करता था। कभी ऐसा नहीं लगा कि गुरुजी की पिटाई से हमारी कोई स्थायी नाराजगी रही हो। हुँ, हुँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। गुरुजी के प्रति एक सम्मान हमेशा दिल में। सम्मान का भाव था। एक बात सर कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके उस समय में फ़ेवरेट हुआ करते थे? अगर सब्जेक्ट्स की भी बात कर लें हम तो मैथमेटिक्स ठीक था? मेरी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। हुँ, हुँ। बहुत अच्छी का मतलब ये तो नहीं कर सकता कि बहुत अच्छे एक्सीलेंट। नंबर लाते हुँ। होऊंगा मैं, हुँ, हुँ। लेकिन जो एवरेज छात्र होता है उसके हिसाब से मेरी अच्छी थी। अभी हम देखते हैं कि लड़ाई तो इस बात की हो रही कि 100 में से 100 बच्चा क्यों नहीं लेकर के आ रहा है। कॉम्पिटिशन तो इतना हार्ड होते जा रहा है। मेरे ख्याल से आपके वक़्त में तो 60% नंबर ला देना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। 60% नंबर लाने में तो मैं उछल कूद मचा देते थे गांव में। जिसको भी आता था इतना नंबर, तो पूरा गांव ऐसा लगता था कि बड़ा खुशियाँ मनाता था, पूरा गांव खुशियाँ मनाता था। आजकल 60% में तो बच्चे रोते हैं हाँ। कि मेरे इतने नंबर कम क्यों आए। 90% से नंबर वालों के भी चेहरे पे शिकन रहती है कि मेरे नंबर कहाँ कट गए हैं, क्यों कट गए हैं।
तो वो ज़माना था एक। ये हार्ड होता कंपटीशन, ठीक है, इस तरह का जो कंपटीशन जो चल रहा है कि 90 से 100 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बच्चों पर प्रेशर भी उस तरह का आ रहा है, पेरेंट्स भी उस दिशा में देखो, भाग रहे हैं। पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे अंक भी लाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल परंतु जनता ने एक टारगेट बना लिया है कि पढ़ाई से इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, वही अच्छे होंगे। मेरा ऐसा मानना नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र खुले हैं हम्म। और यही जो अभी वर्तमान के छात्रों के दिमाग में बिठा दिया है, जो ठीक नहीं है, और इसी से कई बार डिप्रेशन में बच्चे आ जाते हैं। आपके समय में शिक्षक गाइड करते थे कि बच्चे को कहाँ किस दिशा में जाना चाहिए, क्या अब ऐसा? निश्चित रूप से जब क्योंकि पहले जो विषय लिया लिया जाता था, तो वो 8वीं पास करने के बाद ही होता था। हम्म। तो हमारे जो मिडिल स्कूल के अध्यापक थे, वो गाइड करते थे, तुम्हारे इसमें अच्छे नंबर हैं, तुमको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। हम्म। तुम्हारे इसमें कम नंबर है, तुमको ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। ऐसा गाइड करते थे। और शिक्षक डांट भी लगा देते थे। और मैंने डांट भी लगाते थे। बहुत ही सीधी भाषा में को तो मारपीट भी करते थे। हो। लेकिन उनकी मारपीट में अ, कोई वो भाव नहीं होता था प्यार कि वो प्यार छुपा होता था, प्यार स्नेह छुपा होता छुपा था। होता था। वो ये चाहते थे कि बच्चा अच्छा बने, अच्छा यस, नागरिक बन करके निकले, बिल्कुल, शिक्षक बिल्कुल। जबकि यही चाहते रहे हमेशा से। हाँ, मैं क्या कि जब डिप्लोमा करके आया था, तो कोटा में सोयाबीन प्रोजेक्ट नाम से था, आजकल तिलम संघ के नाम से जाना जाता है। उसमें एक ही पद था जिसकी वैकेंसी निकाली, वो भी शेड्यूल कास्ट के लिए। हम्म। उसमें अप्लाई करने वाला भी मैं अकेला था, कोई नहीं था। हम्म। और उसके बाद 1 महीना हो गया था, मैंने कहा, मुझे लग रहा था रिजल्ट तो स्पष्ट है, जब कोई एप्लीकेंट ही नहीं है, मैं ही हूँ, और शेड्यूल कास्ट के निकाल ली, मैं शेड्यूल कास्ट का, और एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो मैं अधिकारी के पास गया, मैंने कहा अब तो अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। तो उन्होंने बिठाकर मुझे से बहुत सम्मान से बात की, चाय पिलाई, मीठी मीठी बातें की। तो मुझे लगा इतना बड़ा अधिकारी ऐसे मेरे से कैसे बात कर रहा है, मैं तो इसका छोटा सा कर्मचारी होने वाला हूँ। तो उन्होंने ये कह दिया मेरे को, भाई देखो, तुम शेड्यूल कास्ट के आदमी हो, इतना बड़ा प्लांट नहीं चला पाओगे। तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने टेबल की दोनों टांगें पकड़ के उसके माथे मार दी और बाहर से कुंडी लगा के मैं आ गया। तो फिर मुझे पता चला कि 5,000 रुपये लेकर के किसी को उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर पहले ही दे दिया था। हम्म। पता नहीं ये बात हुई उसके 6 महीने के 7 महीने के बाद मैं एमएलए बन गया। यदि शायद वो मेरे को नौकरी दे देते तो मैं एमएलए नहीं बन पाता, मंत्री नहीं बन पाता। अच्छा सर, एक सवाल और कि आपने जब ये कहा कि शेड्यूल कास्ट होने की वजह जो आपको बताई गई, हालांकि वो गलत थी, लेकिन किस तरह से आज आप देखते हैं कि हम जब समानता की बात करते हैं, हमारा एक वर्ग जो है वो अब भी पिछले पायदान पर है, किस तरह से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, देखो कैसे क्या हम है, कोई आज सुलकास्ट समाज? के होने से और नहीं होने से कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग दिया है। स्थितियाँ क्या बनती है कि अवसर नहीं मिलते, हम्म। ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती, इसके कारण से पिछड़ जाते हैं। यदि सुविधाएं मिले और अवसर मिले, तो मैंने ऐसे से भी देखे जो जिन्होंने आईएएस से फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने आरएस में भी की है, और भी एग्जाम्स में की है, अच्छे पदों पर भी हैं। इसलिए शेड्यूल कास्ट का आदमी अच्छा काम नहीं कर सकता या कोई खतरे वाला काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। जो काम जनरल कास्ट का व्यक्ति कर सकता है वो शेड्यूल कास्ट का भी कर सकता है। परंतु ये कह करके किसी को नौकरी नहीं देना, ये एट्रोसिटी है जो नहीं करना चाहिए। सर, एक प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि राजनीति में आने का आपका संयोग था या फिर आपकी कोई तैयारी थी? आप कैसे सियासत में उतरे? राजनीति से मेरा दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं रहा। मैं तो 11वीं पास करने के बाद, क्योंकि पहले 12वीं नहीं हुआ करती थी, 11वीं हुआ करती थी। हायर सेकेंडरी। स्कूल की सबसे बड़ी क्लास 11वीं। हम्म। 11वीं क्लास पास करने के बाद में मैंने इच्छा जाहिर की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों से कि मुझे भी पूरा समय देकर संघ का काम करना है, यानी दूसरी भाषा में कहूँ तो प्रचारक जी। बनना है। तो उन्होंने मेरे को शाहबाद क्षेत्र दिया, जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ जाकर के तुम काम करो।
किस तरह का वहाँ काम? वहाँ 4 साल तक मैंने संघ का काम किया, शाखाएँ खड़ी की। अ, क्यों क्योंकि वहाँ घूमने का कोई साधन नहीं था, एक टूटी-सी साइकिल हुआ करती थी हमारे पास। वो भी सभी जगह जाती नहीं थी, पहाड़ियाँ वगैरह थी तो अधिकांश पैदल पैदल ही जाकर के हम काम करते थे। अब तो खैर काफ़ी साधन हो गए, मैं ये बात मेरी 79 के आसपास की बात है। फिर वहाँ से क्योंकि मेरी बचपन में शादी हो गई थी, तो राष्ट्रीय संघ के जो हमारे सबसे सीनियर अभी प्रचारक हैं, अभी हैं वो राजेंद्र जी भाई साहब, उनके पास मेरे ससुर जी और मेरे पिताजी पहुँच गए। बोला, हमने इसकी बचपन में शादी कर दी, उस लड़की का क्या करें? हम्म। तब मैं जब राजेंद्र जी साहब के पास आया, क्योंकि क्षेत्र से घूम करके, तो उन्होंने कहा, बच्चू अब तुम घर जाओ। मुझे लगा मेरे से कोई गलती हो गई है, तो मैं मायूस हो गया कि भाई मैंने कैसी क्या गलती कर दी जो मैं प्रचारक से वापस भेज रहे मेरे को। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे ससुर जी आए थे और वो कह रहे, उस लड़की का क्या करें? तो मैंने उनको कह दिया है कि घर गृहस्थी संभालेगा वो, तो मैं तुमको कह रहा हूँ तुम जाओ घर पे, घर गृहस्थी संभालो। मैं घर चला गया। घर जाने के बाद लगा क्या करें, तो 1 महीने के बाद राजेंद्र जी भाई साहब ने वापस बुलाया कि तुम्हारे जो 11वीं पास के कागज वो लेके आओ। हम लेकर गया। बोला, तुम आगे पढ़ सकते हो, वापस तुम जाओ। फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने। वहाँ से फिर मैंने 83 में पास करके मैं आ गया। तो नौकरी तो मिली नहीं, तुरंत तो मिली नहीं। तो मेरे भाई एक गांव में साइकिल से कपड़े बेचा करते थे। हम मैंने भी वो काम स्टार्ट कर दिया, कपड़े बेचने का? कपड़े बेचने का। साइकिल पर गांठ रखते और गांव गांव जा कर के कपड़े बेचते। ले लो घाघरा, लुगड़ा, ब्लाउज का पीस से आवाज़ लगाते। अच्छा। हाँ, वो हमने हमने किया। फिर मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई का उपयोग तो ये नहीं है, तो क्या करें? तो मैंने शहर में चलते हैं, मैं कोटा आ गया। कोटा जाकर के मैं सीधा थर्मल पावर प्लांट के गेट पे खड़ा हो गया। तो वहाँ जो सुरक्षा अधिकारी था, उसने कहा, तुम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो मैंने कहा, जी मैं तो कोई काम धाम मिल जाए, मजदूरी तो इसलिए आया हूँ। जी। तो उन्होंने पूछ लिया, कहाँ तक पढ़े हो? मैंने मेरी पढ़ाई बता दी। फिर उन्होंने कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने मेरा गांव बता दिया। संयोग से मेरे गांव के पास के निकले। तो उन्होंने कहा, मैं तो जलवाड़ा का हूँ और तुम चरडाना के हो, पास पास ही तो गांव है, तुम्हारे पिताजी को भी जानता हूँ मैं तो। मैंने कहा, तो कुछ मेरे लिए करो। उधर से ये कंपनी की गाड़ी आ रही थी थर्मल पावर प्लांट से, उन्होंने रोका, ये लड़का है, पढ़ा लिखा है, इसको आप काम देना है। तो कह रहा, अभी तो मेरे पास काम नहीं है। तो उनका, नहीं, मैं तुम्हारा काम सारा करते, तुम्हारी इतनी बात माननी पड़ेगी। तो शहर में गए और शहर से लौट के आए तो मेरे को उनकी गाड़ी में बिठा के ले गए। फिर उन्होंने जो काम से संबंधित ड्राइंग व्राइंग बताई, सब बताया मेरे को। हमारा इंटरव्यू लिया तो उनका, ठीक लड़का तो ठीक है, पर उन्होंने कहा कि मेरे पास जगह नहीं। तो एक के बाद हमको, तो हम तो देखो 450 रुपये महीने देंगे, तो मैं तो इसी पे ताकि कुछ भी दो, तो मैंने सब 450 रुपये दे देना। हाँ हाँ। मैंने 450 रुपये महीने में वहाँ काम किया। पहली नौकरी 450 रुपये में हाँ हाँ। महीना? तो मैंने वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर काम किया उस कंपनी में। फिर एक दिन क्या हुआ कि लेबर ऑफिसर हमारे जो रेजिडेंटल इंजीनियर था, उससे हर महीना आकर के कुछ पैसे ले जाता था। तो मैंने एक दिन उसको उसको लेबर ऑफिसर को कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? उसने मेरे को डांट दिया, तुम जानती नहीं मैं लेबर ऑफिसर हूँ, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। मैं जानता हूँ, ये तो जानता हूँ। तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं उसको मेरे कमरे में लेके चला गया, जिससे मेरा चेम्बर था उसमें, और मैं अंदर से उसकी कुंडी लगा दी। और वो बाहर से मेरा रेजिडेंटल इंजीनियर हंगामा करने लगा, क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बाहर निकालो, बाहर निकलो। मैंने उसकी जेब से पैसे निकाले, 10,000 रुपये लेकर जा रहा था, और कुंडी खोल के आरी को भी डांटा, मेरे को, उसको भी डांटा। बोला, तुम मजदूरों की समझ सुनते ही नहीं हो, तुम तो पैसे देकर काम चलाते हो। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे को नौकरी से तो निकालेंगे ये। वहीं मैंने रिजाइन कर दिया उसको, रिजाइन लिख के दे दिया मेरे आरी को, ये मुझे यहाँ काम नहीं करना है।
लेकिन वही टर्निंग पॉइंट था कि आपको राजनीति में आना तो था। उसके साथ साथ संघ ने मेरे को बजरंग दल का काम भी दे रखा था। हम्म। तो बजरंग दल का भी पहला सदस्य था राजस्थान में, और हमने काम प्रारंभ किया। और जितने भी इसकी कैसे काम करना है, क्या करना है, सब हमने बजरंग दल का बनाया है। तो पहला राजस्थान में बजरंग दल का सदस्य मैं हूँ। इसलिए पहला चुनाव फिर। पहला चुनाव 89 में वहाँ अनंत चतुर्दशी जुलूस निकलता था, कुछ वहाँ दंगा हो गया। दंगा होने के बाद संघ के लोगों ने हमको मेरे को ज़बरदस्ती, कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें जेल में डाल दिया। जब आयोग बैठा था, आयोग ने मेरे को क्लीन चिट दी। परंतु जब जेल से मैं निकला तो हजारों की संख्या में लोग थे, और वहीं से किसी न किसी के मुंह से निकल गया कि इनको राजनीति में भेजेंगे। वहीं से बात शुरू होगी, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद मेरे को कहा कि आपको राजनीति में जाना है। मैंने तो मना किया, मेरे पिताजी का, तो पिताजी नाराज़ी जाहिर की। तो मैंने उनको कहा मेरे को तो एक नौकरी वोकरी मिल जाएगी तो ठीक है, मुझे राजनीति में नहीं जाना है। पर थोड़े दिन बाद वो पार्टी का सिंबल लेके हमारे जो संघ के बड़े अधिकारी थे, वो आगे कि ये जाओ और इसको जमा कराओ। इस तरह से मैं राजनीति में आया। इसमें भाग्य का रोल बड़ा था या मेहनत थी, आपको क्या लगता है? मेहनत कुछ नहीं थी, राजनीतिक क्षेत्र में जाने का ही नहीं था, तो राजनीतिक क्षेत्र की मेहनत एक नहीं थी। संयोग। संयोग है एक कि आ संयोग। गया। परंतु एक बार जब जनता ने मुझे एमएलए बना दिया, तो मैंने कोशिश की पूरी सेवा करूं, उसको बरकरार रखा, और उसके कारण से आज मैं 6ठी बार एमएलए हूँ, 3री बार मंत्री हूँ। अब हम आपके शिक्षा मंत्री बनने से पहले की अगर बात करें तो आपने किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को देखा, एक संघर्ष के रूप में, एक अवसर के रूप में, जब आप शिक्षा मंत्री के तौर पर आप देखो, मैं ये मेरे लिए चौथा मंत्रालय है। सबसे पहले मैं समाज कल्याण मंत्रालय था मेरे पास 93 में। जी। फिर 2003 से 2008 तक मेरे पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और उसके साथ सहकारिता मंत्रालय रहा। अब ये 3री टर्म में मेरे पास शिक्षा विभाग है, पंचायत राज है और संस्कृत शिक्षा है। तो काम करने वाला चाहिए, कोई भी डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता है, डिपार्टमेंट आपने कोई चुना। भी हल्का नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी जगह पर उसकी उपयोगिता होती है। अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बात करूं तो हम सामान्य सामान्य गरीब लोगों की सेवा वहाँ कर सकते हैं। और कोई जनप्रतिनिधि हो जो ये सोचे कि मुझे कभी नहीं हारना, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं हैं, उसको, उस योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पूरा यत्न करें। तो इतनी सारी योजनाएं हैं कि हम सब लोगों से लाभान्वित कर सकते हैं, गरीब से गरीब आदमी को भी। तो उससे आम जनता से जुड़ा रहता है, और उसके कारण मैं मानता हूं कि उन योजना से जुड़ा रहा तो कभी चुनाव हार नहीं सकता। ये एक एक बात मैंने बस बहुत सुनी कि शिक्षा मंत्री के साथ में चुनाव को लेकर के एक बड़ा वो अटकल लगाई जाती है कि शिक्षा मंत्री रहते हुए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कड़े ऐसी फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसी अटकलें तो देखो क्या है कि मैं जो पहली बार चुनाव लड़ा मेरे विधानसभा क्षेत्र से, तो मेरे को ये कहा गया था कि यहाँ से एक बार से दूसरी बार कोई चुनाव जीतता नहीं है। ये परंपरा थी पहले, पर मैं रेगुलर वहाँ से 4 बार एमएलए रहा हूँ, इसलिए उस परंपरा को मैंने तोड़ा है। 4 बार एमएलए रहने के दौरान में जनता से एक बहुत बड़ा जुड़ाव, एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी, उसके पीछे किस तरह के कारण आप मानते हैं कि जनता का जो प्यार, जनता का जो विश्वास आपको मिला था, क्या वजह देखो, उसकी? जनता के बीच में जनप्रतिनिधि को हमेशा रहना चाहिए। काम सबके आवश्यक नहीं सारे हो जाए, क्योंकि कई बार जनता की अपेक्षा ऐसी रहती जो नहीं हो सकती, क्योंकि वो कानून नियमों में नहीं आते, इसके कारण से नहीं हो सकते। पर जनता की अपेक्षा रहती है कि ये मंत्री एमएलए तो सब कुछ करा सकता है, परंतु उनको ये महसूस होना चाहिए कि हमारे लिए प्रयास किया गया है। और कभी भी जनप्रतिनिधि को जो काम नहीं हो सकता उसकी हाँ नहीं करना चाहिए, ना करने का भी स्वभाव होना चाहिए। झूठा कमिटमेंट नहीं। झूठा कमिटमेंट कभी नहीं करना चाहिए, और जो झूठा कमिटमेंट करते हैं वो दुख पाते हैं कि किसी न किसी दिन तो पोल खुलती है,
क्योंकि 10 बार आपके पास आएगा काम के लिए, आप कहेंगे नहीं नहीं अब देखेंगे, मैंने वहाँ कर दिया है, हो जाएगा। अंतोगत तो नहीं, तब तो वो नाराज होता है और उसके कारण से जनता की नाराज़गी बढ़ती है। यदि आपके बारे में ये छवि बन गई कि ये यदि कह देता तो काम होता है और यदि ये ना कर देता तो नहीं होगा कहीं भी, तो उसके कारण से जनता में आपके प्रति सकारात्मक छवि बनती है। और यदि आप जो हो सकता नहीं हो सकता सबके लिए हाँ करोगे, तो एक न एक दिन तो जनता की नाराजगी बढ़ती है कि सबके लिए हाँ करता है, काम तो होता ही नहीं, ऐसे जनप्रति का क्या फायदा। बिल्कुल। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो पिछली बार में, क्योंकि 4 बार में 12 जिले से चुनाव लड़ा और पिछली बार में राजमंडी कोटा जिले से चुनाव लड़ने गया, शुरू के 3 साल में मुझे बहुत परेशानी आई, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि जो काम नहीं हो सकता उसको ना करता था, हो सकता उसको हाँ करता। तो लोग कहते यार ये कैसा एमएलए है, सीधा ही ना कर देता है जी। अरे हो कि नहीं हो, हाँ तो करे, आश्वासन तो दे। पर हमने कहा हम झूठा आश्वासन नहीं देंगे, जो काम नहीं हो सकता नहीं उसकी हाँ नहीं करेंगे। 3 साल तक नारेजगी, फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी पता नहीं चला। चौथे साल लोगों ने कहा रहे ये तो अच्छा आदमी है, क्योंकि जो नहीं हो सकता उसका ना करना चाहिए, ना कर देता है। हो सकता है जिसको होता है तो हाँ कर देता, तो काम हो जाता है। यही व्यक्तित्व आपको स्पष्टवादी बनाता है और कि आप उसके साफ-साफ कह देते हैं। कारण से मुझे, ऐसा अनुमान है मेरा, कम से कम 2% वोट बढ़ा, केवल इसी कारण से कि मैं ना कर देता हूँ। तो जनता ये समझने लगी कि ये झूठ बोलने का इसका स्वभाव नहीं है, ये सच बोलता है, इसके झूठा कारण ख्वाब नहीं दिखाया जाएगा। हाँ, तो मेरी बात पर जनता पूरी तरह से विश्वास करती है कि हाँ करेगा तो पक्का है, ना करेगा तो नहीं होगा। आपके विभाग से जुड़ी हुई बातचीत करें सर, शिक्षा विभाग में काफ़ी नवाचार आपने किए, कई नई पहल सराही गई है देश भर में, और देश भर में जो रैंकिंग है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ। किस तरह के प्रयास आपके रहे हैं? देखो क्या है कि जो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की जो हिंदुस्तान भर में रैंक थी आज के 3 साल पहले, वो 11वीं थी। और अभी जो रैंक है, जो सर्वे हुआ था लेटेस्ट परख के तहत, उसमें 3रा स्थान है। यानी बहुत बड़ी खाई पाड़ दी। यानी शिक्षा विभाग के पंख लग गए हैं। पंख लग गए। दूसरी बात कहूँ मैं आपको, हमने कुछ जिलों का निकाला, 20-22 जिलों का, तो हमने देखा कि टोटल 18,300 लगभग छात्रों ने 75% ज़्यादा अंक प्राप्त किए सरकारी विद्यालयों के। जी जी। और उतने ही विद्यालयों के, उतने ही जिलों के हमने निजी विद्यालयों के निकाला, तो 13,400 के आसपास बच्चों ने 75% के ज़्यादा अंक प्राप्त किए। यानी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी होती है, ये इसका अर्थ लगाया जा सकता है। जबकि निजी विद्यालय में कौन से बच्चे पढ़ने जाते हैं? जिनके माँ बाप के हाथ में 2 पैसा होता है। सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ते हैं? जिनके हाथ में पैसा नहीं होता है। और सब तरह से जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता है, वो हमारे यहाँ आता है और वहीं हम पढ़ाते हैं। पर हमारे शिक्षक इतने प्रशिक्षित हैं कि उनको सामान्य बच्चों को भी, कमज़ोर बच्चों को भी गढ़ के ऐसा तैयार करते हैं कि निजी विद्यालय के बच्चे होते हैं उससे भी ज़्यादा अंक प्राप्त करके हमारे बच्चे लाते हैं। सर आपने बहुत ठीक बात कही है कि हमारे यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी आते हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन क्या हम इस धारणा को अब नहीं तोड़ने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर अधिकारियों के बच्चे पढ़े, हमारे यहाँ नेताओं के बच्चे पढ़े, बड़े व्यापारियों के बच्चे पढ़े सरकारी स्कूलों में? ये चर्चा प्रारंभ हो गई है। ये जब हमने कहा कि ये हमारे रिजल्ट्स हैं, हमने बताया, तो अभी चर्चा प्रारंभ हो गई कि कुछ लोगों ने कहा कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि कुछ सालों बाद, 2-3 सालों बाद ये स्थिति होगी। क्या सिनेरियो बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि सब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। दूसरी बात संस्कारों का, हम संस्कारों पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि बिना संस्कार के शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। शिक्षा में संस्कारों का समावेश होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यदि संस्कार विहीन शिक्षा रही तो पशु तक क्यों ले जाएगी।
प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा तो बहुत और मिल संस्कार, रही है, लेकिन वहाँ कहीं न कहीं संस्कार छूट रहे हैं। संस्कार विहीन शिक्षा पशु तक क्यों ले जाती है और संस्कार युक्त शिक्षा देव तक क्यों ले जाती है। हुँ, हुँ। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त की, गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, उसमें से कुछ लोग हुँ, हुँ। जब देश पर संकट आता है तो देश को संकट में डालने वालों की या देश को नुकसान पहुंचाने वालों की टोली में जाके खड़े हो जाते हैं, यानी देश को नुकसान पहुंचाएंगे। हुँ, हुँ। उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते, चाहे उनकी बराबर डिग्री प्राप्त नहीं की होगी, वो गोल्ड मेडल नहीं मिला होगा, जी। लेकिन उस लाइन में जाके खड़े होते हैं जहां से हमको देश को संकट से उबारना है, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि उनके अंदर ये संस्कार हैं कि मेरे देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे देश प्रथम है और देश का सम्मान ही मेरा सम्मान है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी को सुना है आप लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, नरेंद्र जी मोदी, ये देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, दूसरे प्रधानमंत्री और भी रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, ये देखे हैं। मनमोहन सिंह जी का जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री का क्या कहना था, हमारे देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। ये क्या बताता है? ये तो कहा जा सकता था कि हमारे देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला हक गरीबों को होगा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों का होगा, ये भी कहा जा सकता था, पर नहीं, क्योंकि उनमें उनके मन में खोट था, राष्ट्रीयता नहीं थी। हुँ, हुँ। और इसी प्रकार के कई प्रकार के देश के ऊपर ऐसे कानून ला दिए, धारा 370, हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को सबको वोट देने का अधिकार नहीं है जो हिंदू जाति के हैं। हुँ, हुँ। कश्मीर में तिरंगा झंडा स्वतंत्र रूप से नहीं लहरा सकता। पहले पहले वहाँ का मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री कहलाता था। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सब कानून लागू नहीं होंगे, भारत सरकार के सारे ऑर्डर लागू नहीं होंगे। ये क्या दिखाता था? ऐसा करने वालों को क्या राष्ट्रीय कर सकते हैं? क्या राष्ट्र के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं कर सकते हैं? पर मैं लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे लोग, नरेंद्र जी मोदी जैसे लोगों ने राष्ट्र प्रथम समझकर काम किया और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। आपको नहीं लगता सर, आप जो हार्डकोर हिंदुत्व की बात करते हैं, आप विपक्ष के निशाने पर इसलिए ज़्यादातर रहते हैं? अ, वो लोग हिंदुत्व को समझते ही नहीं। हिंदुत्व कोई पूजा पद्धति नहीं है, हिंदू जीवन जीने की शैली है। हमारे यहाँ हिंदू में तो आपने देखा होगा, चोटी रखने वाला भी हिंदू, नहीं रखने वाला भी हिंदू, मूर्ति पूजा करने वाला भी हिंदू, मूर्ति पूजा नहीं करने वाला भी हिंदू। तो हिंदुत्व यानी कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये एक जीवन शैली है। और मेरे ऊपर नजरें रहती है लोगों की, हुँ, हुँ। रहनी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम में जो कमियां हैं उसको उजागर उनको करना चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन हमारी अच्छाइयों को भी नकारात्मक कहकर बताना, जनता को भ्रमित करना, ये उनका दोगलापन है, जी, जो ठीक नहीं है। बिल्कुल। स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ी हम बातचीत कर रहे थे सर। ऐसा राजस्थान में कोई स्कूल आपने देखा कि जो बहुत 5 स्टार जैसा स्कूल है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रखने वाला स्कूल है, हमारे स्कूल अब क्या उस कदर बनने लगे हैं? आप राजसमंद के सिसोदा गांव में जाएं, जी। वहाँ का स्कूल आपको ऐसा लगेगा जो कोई 5 स्टार स्कूल है, सरकारी स्कूल है। हुँ, हुँ। ऐसे कई विद्यालय हैं, आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा ये सरकारी विद्यालय है क्या? सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने लगी है? निश्चित रूप से बदलने लगी है। अभी आपने देखा होगा कि इस दिवाली पर सब स्कूलों की साफ सफाई रंग रंगों हुए हैं, बिल्कुल। और पहली बार आपने आपके जीवन में देखा होगा कि दीपावली पर जहाँ विद्यालयों में अंधेरा रहता था, रोशनी की। वहाँ रोशनी से जगमगा रहे थे। बिल्कुल। सरस्वती माँ की पूजा हो रही थी, पटाखे चलाए जा रहे थे, फूलझड़ियाँ जलाई जा रही थी। ये पहली बार हुआ है, और केवल सरकारी तौर पर नहीं हुआ ये। कर्मचारी अध्यापक तो थे ही, उसके साथ में विद्यार्थी तो थे ही, उसके साथ में जनता के लोग थे।
और सब मिल करके कर रहे थे। और इसके साथ जर्जर स्कूलों की मरम्मत भी आपने करवा दी। जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए हम राजस्थान भर में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को हमने 4-4 लाख रुपए दिए और दूसरे स्कूलों के लिए हमने 2-2 लाख रुपए दिए। और भी इतना पैसा हमने निर्माण के लिए दिया है कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस नहीं दे पाई जितने हमने 2 सालों में दिया है। एक बात सर समझ में नहीं आती है कि शिक्षा मंत्री कोई भी आते हैं, भले कांग्रेस में, भले बीजेपी में, वो आते ही सबसे पहले यूनिफ़ॉर्म के कलर चेंज करते हैं, स्कूल के जो हम जो स्कूटी बाँटते हैं उसके कलर चेंज करते हैं, साइकिल के कलर चेंज करते हैं। ये कलर चेंज करने की जो परंपरा है वो ये कैसे आप ये देख रहे हैं ये इसको? गलत बात है। ये परंपरा कांग्रेस ने डाल दी है, जो नहीं करना चाहिए था। हुँ, और कलर ऐसे होने चाहिए जो लोगों को आकर्षित करें, अच्छे हों, दिखने में अच्छे हों। चेंज तो सर आपने भी यूनिफ़ॉर्म का कलर अ, करवा यू उसके यू पीछे क्या मोटिव रहा? कोई मोटिव नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसी यूनिफ़ॉर्म थी। बेसिक यही थी, जो अभी चल रही है। लगभग लगभग वही थी। और यूनिफ़ॉर्म में हम नहीं चाहते कि टाई हो। हुँ, हुँ। टाई हमारा पहनावा नहीं रहा कभी। हुँ, हुँ, हुँ। कभी भारतीयों का पहनावा नहीं है टाई। हुँ, हम क्यों अनावश्यक रूप से उनके ऊपर ला देंगे? हुँ, हुँ। नहीं लादना चाहिए, आपको नहीं लादना चाहिए। प्राइवेट जैसी यूनिफ़ॉर्म, प्राइवेट स्कूल की जैसी यूनिफ़ॉर्म। देखो सुनो, प्राइवेट स्कूल की यूनिफ़ॉर्म क्या होती है? वो भी तो भारतीय है ना, हुँ, हुँ, हुँ। यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के जन्मे हैं। ये भारत माता की धरती पर पुष्पित पल्वित हो रहे हैं, तो भारतीय पहनावा ही पहनना चाहिए। अच्छा सर, हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को होमवर्क दिया जाता है स्कूलों में। शिक्षा मंत्री के नाते आपको भी बड़ा होमवर्क करना पड़ता होगा, जब आप मीटिंग के लिए जाते हैं, जब आप सदन में जाते हैं। और ऐसा भी कि कई बार होमवर्क करना भूल जाते हैं तो बड़ा मुश्किल भी पड़ता होगा। देखो क्या है, कोई भी काम करने जाते हो तो उसकी पूर्व तैयारी तो होनी चाहिए। हुँ, हुँ। पूर्व तैयारी करके जाना ही चाहिए। हम ये समझ बैठे कि नहीं मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, तो वो हमारी कमजोरी है। ऐसा होता है कि होमवर्क आप नहीं कर पाए हों, कि तब मुश्किल आई हो, ऐसी कभी बात ऐसा होती? कोई अवसर आया नहीं। जी। ऐसा सर कि कोई मैजिक पेन हो और आपको लगे कि उससे हम शिक्षा में एक ज़बरदस्त बदलाव कर सकते हैं, एक लाइन चला कर के। ऐसा क्या बदलाव आप वो करना चाहते हैं कि जिसको आपको लगे कि मुझे रातों-रात अगर शिक्षा में ये बदलाव करना है, तो वो बदलाव हो जाएगा? कि देखो मन में कोई ऐसा ऐसा ख्वाब? कुछ नहीं होता है, पर मैं इतना कहता हूँ कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बच्चों को दो, संस्कार युक्त बच्चों को शिक्षा दो। और इसके लिए हमको अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपकी नज़र में आदर्श शिक्षक? शिक्षकों को, माँ बाप को। क्योंकि क्या है कि बहुत से बच्चे केवल किताब पढ़े ही सीखते, ऐसा नहीं है। संस्कार केवल किताबों के कारण से आते, ऐसा नहीं है। संस्कार माँ बाप से भी आते हैं और शिक्षकों के भी आते हैं। लेकिन शिक्षकों को और माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई कृत्य न करें जिसके कारण बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। जैसे परिवार में लड़ना झगड़ना, माँ बाप एक दूसरे का सम्मान न करें और अपशब्दों का प्रयोग करें, तो उससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार स्कूल में अनावश्यक लड़ना झगड़ना, टीचर्स का अनुशासनहीन रहना, समय पर अपना कालांश नहीं लेना, तो बच्चे सोचते हैं ठीक नहीं है, तो उससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चों और पर। बीते दिनों में सर कुछ ऐसे मामले सामने आए, भले ही वो सोशल मीडिया पे भी, जिससे टीचर्स की छवि काफ़ी देखो धूमिल क्या है होती कि हुई दिखी। हमारे अधिकांश शिक्षक बहुत अच्छे हैं हुँ, और जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम होगी। क्योंकि जब हम जो जितने भी हमने अचीव किया है वो उन्हीं के आधार पर किया है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं तो सरकार की और विभाग की छवि को खराब करते हैं, जिसलिए अश्लीलता करना स्कूल के अध्यापकों से, बच्चियों से या बच्चों से, ये ठीक नहीं है। और ऐसे मामलों में हम किसी को कभी बख्शते नहीं हैं, कठोरतम कार्रवाई करते हैं और आगे भी करेंगे। हुँ। दूसरा है कि फर्जी डिग्रियाँ ला करके पढ़ाना करना, ये करना। कई टीचर्स ऐसे, कुछ, कई तो नहीं, कुछ ऐसे हैं तो स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते, उसकी एवज में दूसरा भेज देते हैं। तो उससे भी हम कठोरता से निपट रहे हैं। 12 जिले में ऐसी घटना सामने आई
कि दोनों पति पत्नी पढ़ाते नहीं जाते, लेकिन एक उनकी एवज में 3-4 हज़ार रुपये का टीचर पढ़ा जाता। एवजी, वो ध्यान में आया एवजी एवजी, टीचर। जी। तो 9.5 करोड़ रुपए की हमने उनके ऊपर वसूली निकाली है और हम वसूल करेंगे, उनके घर बेचकर भी करना पड़े तो करेंगे। ऐसे अगर टीचर सामने आते रहें तो अब वो इस बात के लिए तैयार रहें बिल्कुल। और कि हम उनसे रिकवरी होगी। रिकवरी होगी ही, और ढूंढ रहे हैं हम, कहीं से भी हमको शिकायत मिलती है तो तुरंत जांच करते हैं। अब कैसे ये मॉनिटरिंग आप बढ़ा रहे हैं कि टीचर्स स्कूल में जाएँ, पढ़ाएँ और वहाँ पर अपनी मौजूदगी की जो है, जो भी जितने उनके आवर्स हैं वो सुनिश्चित देखो करें? क्या है, मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी जो कहलाते हैं, शिक्षा विभाग में बात करूं तो मैं पीओ लेवल के, जो एक पंचायत मुख्यालय पर एक हमारा शिक्षा का अधिकारी होता है, उसको पीओ बोलते हैं हम लोग, इससे लेकर के ऊपर तक के अधिकारी सबको रात्रि विश्राम महीने में 4 दिन गांव में करना पड़ेगा, या स्कूल के जहाँ क्षेत्र है वहाँ करना पड़ेगा, ताकि रात भर वहाँ रहेंगे तो उस क्षेत्र के लोगों से बातचीत होगी। बातचीत में से गांव वाले भी कुछ अच्छी बात भी बताएंगे, कुछ हमारी कमजोरियाँ होंगी तो उनको भी बताएंगे, तो हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं ये भी ध्यान आएगा, शिक्षा में और क्या सुधार कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने डिग्रियां प्राप्त की हो वही अनुभवी हों, जिन्होंने डिग्रियां नहीं प्राप्त की है, चाहे कम पढ़े लिखे होंगे, वो भी अच्छे सुझाव देते हैं, उनका अनुभव का लाभ हमको मिलेगा। जी। क्या समस्याएं, उनका समाधान क्या हो सकता है, ये सब लोग हम करते हैं। हुँ। तो सब पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को, संस्कृति विभाग के अधिकारियों को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, सबको कहा है कि 4 दिन आपको रात्रि विश्राम गाँव में करना पड़ेगा, और ये हमारा चल रहा है। कि जिस दिन हमारा लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे, हमारा 80% ऐसा होने लग गया, तो मानता हूँ हमारे शिक्षा विभाग हो या पंचायत राज विभाग अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री के पीछे एक जिन्न घूमता रहता है सर, तबादलों का। 4,500 तबादले भी आपने किए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं सामने आई, कोई हल्ला हल्ला जो है वो नहीं देखने को मिला शिक्षकों का। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि कई तरह की परिवेदनाएँ और शिक्षा मंत्री का पीछा करते हुए नज़र आते हैं लोग। ये बड़ा स्मूथली आपने कैसे कर दिया? देखो क्या है कि मन में पाप नहीं होना चाहिए। यदि मेरे मन में वहाँ से कुछ निकालने का है, कुछ धन अर्जन करने का है, तो फिर ये समस्याएं तो आएगी। हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम जो यहाँ मंत्री हैं तो कोई मालिक नहीं है, हम सेवक हैं, ट्रस्टी हैं, और साधारण गांव की भाषा में कहें तो मैनेजर हैं। हमको काम करना है, और हमारा जो सबसे सर्वोपरि जो हमारा हित है जी। वो बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए हम हैं, इसलिए बच्चों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन जो थर्ड ग्रेड के टीचर्स हैं वो बड़ी और डिमांड करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा इतने ट्रांसफ़र किए, हाँ। कहीं हल्ला गुल्ला तो हुआ नहीं, जी, बिल्कुल। और किसी ने ये भी नहीं कहा कि मैं मंत्री जी को या मंत्री को 5 रुपये दे के आया हूँ, और ये आपको शिक्षा विभाग में सुनने को नहीं मिलेगा। तो क्या अब एक ट्रांसफ़र पॉलिसी जैसी कोई चीज़ या कुछ ऐसा सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं जिससे ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट और हमारी ट्रांसफ़र स्मूथली हो पॉलिसी जाए? कंप्लीट होने के बाद हम उसी के माध्यम से करेंगे, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार हो रही है। ये थर्ड ग्रेड के शिक्षक जो हैं बड़ी तादाद में हैं राजस्थान में और बहुत उम्मीद रखते हैं कि तबादले होंगे उनके। थर्ड ग्रेड टीचर्स उसी जिले के लिए होते हैं, उसी जिले का कैडर है वो यदि ट्रांसफ़र की मांग करते हैं तो गलत है। हम यदि उनका ट्रांसफ़र करेंगे तो उनकी सीनियरिटी रद्द हो जाएगी, यानी वरीयता समाप्त हो जाएगी। वो फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट में। फिर चिल्लाएंगे जी। कि साहब हमारे तो वरीयता ही समाप्त कर दी, ये तो सरकार खराब है। हुँ। उसी जिले की वरीयता होती है उसकी। तो फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, बहुत सारी कुछ परेशानी होती है, और सबको देखते हुए यदि कुछ निर्णय करेंगे तो उनका पालन करेंगे। लंबे अरसे से सर जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए हैं वो भी उम्मीद रखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में आपने आप देखा आएँ। होगा जो मैंने प्रिंसिपल्स के ट्रांसफ़र किए हैं, जी। कई सारे गांव के लोग शहरों में आए हैं, और कई सारे शहरों के लोग गांव में गए। तो ऐसा ही बदलाव थर्ड ग्रेड में भी देखने को मिल सकता है। वो सब में मिलेगा। कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि सर थर्ड ग्रेड के तबादले होंगे? क्योंकि एक बड़ी हम जब आ रहे थे तब भी कई कुछ अ, स्मार्ट साहब हमें मिले तो बोले कि थर्ड आशावान ग्रेड का रहना सवाल। चाहिए। पिछली सरकारों में भी आशाएँ पूरी नहीं हुई थी। आशावान रहना चाहिए। प्रतिबंधित भी है कुछ ज़िले जिनमें भी ट्रांसफ़र की डिमांड रहती है। वो जहाँ पर डार्क ज़ोन जिन्हें हम कहते हैं,
वहाँ पर भी कुछ प्रतिबंध रिलीफ? का अर्थ इतना ही था कि जहाँ उस जिले के निवासी शिक्षक कम हैं तो वहाँ पद बाहर के लोग वहाँ जाकर नौकरी करते हैं तो खाली हो जाते हैं, फिर कई बार ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसलिए उनको रोका जाता है। एक अदरवाइज़ कोई कारण नहीं, ताकि वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक उपलब्ध हो जाएँ। पर अब बहुत कम जिलों में शिक्षितें आ रही है, क्योंकि अब सब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। सब सब गाँव के लोग टीचर बनने लग गए हैं, तो अब वो उतनी मारामारी नहीं है। फिर भी हम यही कोशिश करेंगे कि कोई किसी जिले में अध्यापकों की कमी ना रहे। दिलावर साहब, एक बात हम ये देखते हैं कि जब भी आप कोई बयान देते हैं, उसको विवादित करार दे दिया जाता है। ये विवाद क्या मीडिया खड़ा करता है या देखो फिर क्या विपक्ष है खड़ा कि करता क्या है या फिर क्या आप है स्पष्टवादिता के क्या वजह है से कि बोल देते कुछ लोग लोगों को सच बचता नहीं है। अब मैंने ये कहा, अ, हैं? 2-3 उदाहरण है सर, जिस कि पे अगर मैं मैं बात करूँ। अकबर अकबर महान अकबर वाले जो विषय पर आपने आक्रांता था, लुटेरा था, बलात्कारी था, तो कौन सा गलत कह दिया मैंने? आपने आतंकवादी भी कहा। आतंकवादी था, कैसे? बलात्कारी था। अरे हमारे देश पे आक्रमण करके हमको गुलाम बनाने, आक्रमण कर रहे हो, क्या होगा? आतंक फैलाया ना, आतंकवाद जिसको कर दिया, आतंक फैलाते हैं। एक आज़ादी के बाद स्वर्णिम इतिहास किताब पर जो बयान था, आपने कहा कि ज़हर खरीद ले तो खाना थोड़ी ज़रूरी है। हाँ, गलती से कोई जहर खरीदने में आ जाए और पता चल जाए कि जहर है, तो उसको खाना जरूरी नहीं है। एक एक बात और भी थी कि आपने कहा कि कुछ टीचर्स का जो पहनावा है वो ठीक नहीं है, और विरोध में कई लोग जो हैं वो आ गए थे, तो आपने कहा कि वो बेवकूफ़ हैं जो विरोध कर रहे हैं इस बयान का। आपने वो ठीक कहा था। देखो, मेरा पहनावा का तात्पर्य ये था कि मर्यादित हो। समाज मानता है कि ऐसे पहनावा ठीक नहीं, तो उनको नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो दिखाने के नहीं होते, और उनको दिखाने का यत्न करते तो ठीक भी नहीं होता है। तो एक मर्यादित पहनावा हो, मैंने इतना ही कहा। शिक्षकों का पहनावा मर्यादित होना चाहिए, शिक्षकों के साथ साथ मैं तो कहता हूँ सबका, विद्यार्थियों का भी, विद्यार्थियों का भी, सब प्रदेशवासियों का भी आमजन का भी। मर्यादित होना ही चाहिए, सबका होना चाहिए। मेरी बहन का भी मर्यादित हो, मेरी माँ का भी मर्यादित हो, मेरी बुआ का भी मर्यादित हो, मेरे पिताजी का भी मर्यादित हो, मेरा भी मर्यादित हो, सबका ज़िंदगी में एक मर्यादित होना मर्यादा चाहिए। तो होनी चाहिए। हाँ, एक मर्यादा होनी चाहिए। आप जो भी प्रयास करते हैं, विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि भगवाकरण करते हैं आप। देखो क्या है, देश हमेशा भगवान से सरोवर रहा है। आपने देखा होगा, सूर्य भगवान जब दर्शन देते हैं तो वो उनकी जो किरणें निकलती है, जब वो निकलते हैं तो भगवा ही होता है। जब अग्नि देवता प्रज्वलित होते हैं तो भगवा ही होता है। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने अपना झंडा जो थामा है और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, आज़ादी को बिगुल बजाया है, वो भी तो भगवा झंडा था। तो इतना डरते क्यों हैं? शिवाजी के झंडे से क्यों डर लगता है? महाराणा प्रताप के झंडे से क्यों डर लगता है इनको? हमारे साधु संतों के झंडों से क्यों डर लगता है इनको? तो भगवा का अर्थ गलत नहीं है, भगवा होना ही चाहिए। भगवा का तात्पर्य केवल कलर से नहीं, सद्भाव से है। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं सर, किस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र में आप अभी नवाचार कर रहे हैं और किस तरह इस विधानसभा क्षेत्र देखो, को मेरे लेकर? विधानसभा क्षेत्र में दो तरह के काम करते हैं हम लोग। एक तो होता संगठन का काम, एक होता सरकारी काम। संगठन का काम यानी मैं मोहल्ला बैठ के करता हूँ। मोहल्ला बैठकों से तात्पर्य मेरा ये है कि 250 से 300 की जनसंख्या पर एक छोटी सी बैठक, हम्म। ताकि वहाँ के छोटे से छोटे कार्यकर्ता, छोटे से छोटे निवासी से हमारी बात हो जाए, वो खुल करके अपनी बात कर सके, हम भी खुलकर वहाँ की समस्या को समझ सकें। तो इस प्रकार से छोटी-छोटी बैठकें करते हैं और उसका बड़ा अच्छा प्रभाव भी रहता है, लोग उसको अच्छा ही मानते हैं। दूसरा करते हैं सरकारी काम। सरकारी काम में हम पहले से ही हम छोटे-छोटे कैंप लगाते हैं। उसमें उस क्षेत्र के सभी अधिकारियों को बुलाते हैं, जनता को बुलाते हैं,
बाकायदा दिन भर बैठते हैं, उनके आवेदन लेते हैं। आवेदन लेने के बाद डिपार्टमेंट वाइज छांटते हैं, फिर संबंधित डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मंच पे के पास बुलाते हैं। एक एक को पढ़ करके कहते हैं तुमने ये समस्या है तुम्हारी, तो अधिकारी कहते हैं बोलो इसमें क्या करना है। फिर वो अपनी बात बताता है, ये हो जाएगा कि नहीं होगा तो करो, नहीं होता है आज 2 दिन में होने का है तो रजिस्टर में नोट करो, हम उसको कंप्यूटर में चढ़ा देते हैं। फिर 2 दिन बाद उसको लिखते हैं आपने ये कहा था कि 2 दिन, आपने समय दिया था कि 2 दिन में काम हो जाएगा, तो आपने कर ही दिया होगा, अब सूचना भिजवा दें। तो हम अंतिम अंतिम आवेदन का जब तक निस्तारण नहीं हो जाता तब तक पीछा नहीं छोड़ते। आपके विधानसभा क्षेत्र से अंता की ज़्यादा दूरी भी नहीं है, विधानसभा क्षेत्र अंता में भी उपचुनाव है। किस रूप में आप पार्टी की तैयारियों को देखते हैं? पार्टी की पूरी तैयारियां रहती है। हम तो जब से चुनाव जीतते हैं तब से अगले चुनाव की तैयारी रहती है, और इसीलिए हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता का काम करते हैं, और सरकार का भी देखा होगा अपने अच्छी योजनाएं लाते हैं, जनहित की योजनाएं लाते हैं। इसके कारण से कभी हमको ये डर नहीं रहता कि कब चुनाव होगा और कब नहीं होगा। सत्ता और संगठन के साथ में काम करते वक्त में आप अपने निजी ज़िंदगी के लिए किस तरह से वक्त निकाल पाते हैं? अपने शौक़ कैसे पूरे कर पाते हैं? क्या अभी भी आपको कुछ समय मिल पाता है कि जब आप खाली समय को कुछ अपने शौक़ को दे पाएँ? देखो, ऐसी कोई खाली समय तो हमारे पास मिलता भी नहीं है, और हमारे अनावश्यक शौक कुछ नहीं है। एक ही बड़ा शौक है कि हम जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं, और इसमें व्यस्तता हो जाती है। किताबें पढ़ने का एक वक्त? परिवार को हम समय नहीं दे पाते हैं। हुँ, हुँ। किताबें पढ़ने का, देखो मैं झूठ बोलना कोई ठीक नहीं, लेकिन रेगुलर नहीं पढ़ पाता हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। कभी कभी पढ़ता हूँ। लेकिन उन विद्यार्थियों को तो मैसेज है आपका कि जो आजकल डिजिटल और मोबाइल में, स्क्रीन में, कंप्यूटर पर बहुत व्यस्त रहते हैं और किताबें पढ़ने के शौक से दूर होते जा रहे हैं। किताब में रेगुलर नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन पहले मैं रेगुलर पढ़ता था। हुँ, हुँ। अ, परंतु मैं नई नई चीज़ें ढूंढता रहता हूँ, नए नए मोबाइल पे भी नई नई बातें आती, उसको देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। ये रहता है कि नई जानकारियाँ होना ही चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली हैं आप? हाँ, पर बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा चिपकाए रहना वो ऐसा नहीं मेरा। ज़्यादा समय मोबाइल पर बिताना पसंद नहीं है? नहीं। अच्छा। और आप मूवीज़ वगैरह के लिए तो वक़्त बिल्कुल ही नहीं निकाल पाते होंगे कि कहीं परिवार के साथ में बैठ कर के कोई मुझे ध्यान नहीं सिनेमा आ रहा देखा हो कि कभी? सन 1977 के बाद मैंने चल कर के कोई मूवी देखी हो टॉकीज में जा कर के। एक दो बार कोई बहुत ज़बरदस्ती अरसा हो ले गए गया, होंगे मित्रगण, तो वो अलग विषय। मेरा कभी रुचि नहीं रही। रुचि नहीं रही। हम घर पे टीवी पर ज़रूर देख लेते हैं। पहले पहले वो कैसेट ला के देख लेते थे। पर हमारी रुचि वीसीआर टॉकीज, आया करता था, हाँ वीसीआर में हाँ, सीडी। ठीक टॉकीज में जा कर के देखना ये मेरा स्वभाव नहीं रहा। हुँ। अच्छा सर, एक अंतिम हम पॉडकास्ट में अपील देंगे आपसे एक विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए और आपने कहा कि आमजन जो प्रदेश का है, उसके लिए आपकी क्या अपील होगी एक शिक्षा मंत्री के नाते एक देखो, प्रदेश। मेरा यही निवेदन है सबसे कि हम सब इस भारत माता की धरती पर पल्लवित पुष्पित हो रहे हैं, तो हमारे कारण से इस भारत माता की के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आना चाहिए, सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसकी ताकत हमारे कारण से बढ़नी चाहिए, और इसीलिए हमारे देश में बनी हुई वस्तुएं ही हमको दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। स्वदेशी। स्वदेशी जी। हमारे यहीं बनी है, हमारे देश में बनी है, हमारे देश के लोगों का पसीना उसमें बहा है, उसको यूज़ करना चाहिए। उसके उपयोग करने से क्या होगा कि हमारे देश के लोगों को ही रोजगार मिल के अवसर बढ़ेंगे, बिल्कुल। हमारे देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो आर्थिक दृष्टि से और सुदृढ़ होगा। बिल्कुल। तो ये एक और बात जो मुझे बहुत कष्टदायक लगती है कि हमारे देश से ही पड़ोसी देश पैसा कमाते हैं, हुँ, 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 हुँ। फिर जब अवसर आता है तो हमारे दुश्मन देश के साथ खड़े हो जाते हैं, और फिर हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र करते हैं। तो हम यदि विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे देश के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए मेरा आप सब लोगों से, जो दर्शक हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना रहेगी
कि भारत में बने हुए उत्पाद ही खरीदें, उनका ही उपयोग करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं कई का पेन देखते हैं तो पेन भी विदेशी, बाथरूम में देखो उनका साबुन विदेशी, मंजन देखो तो विदेशी, उधर हाथ धोने के लिए साबुन की डिबिया रख रही थी तो वो विदेशी, हमारा जूता विदेशी, मोजा विदेशी, सब विदेशी हैं। तो फिर हम तो बोझ हो गए इस धरती पर लेकिन कि अब अन्न बड़ा अन्न अन्न यहाँ का खाते हैं, अब बड़ा चेंज आया जल है। यहाँ का पीते हैं। परंतु माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने सबसे अपील की है, उस अपील को हिंदुस्तान के लोगों ने स्वीकारा है। बिल्कुल। और स्वीकारने के बाद अब स्वदेशी की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। उससे हमारा देश आर्थिक दृष्टि से और मजबूत होगा, और जब आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो टेडी नजर से मतलब देख पाएगी। जी बिल्कुल सर। जो आपने बात कही है स्वदेशी की, और स्वदेशी का जो अभियान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुआ है, अब आम जन भी उसे बखूबी अपना रहा है, और आपने भी इसी बात को आगे दोहराया है, और निश्चित रूप से हम ज़रूर इस बात को आत्मसात करेंगे। आपने आज हमारे साथ में कई प्रेरणादायी बातें की है, और ये निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए भी काफ़ी प्रेरणादायी होगी, और साथ में आम जन जिसने भी आपको सुना है, प्रदेश के लोगों ने, वो भी आपकी बातों को यहाँ पर समझेंगे, सीखेंगे, और हम भी उनसे काफ़ी कुछ सीख लेंगे। आज आपने हमारे इस पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला सर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। धन्यवाद। आज हमारे इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहे डीडी न्यूज़ राजस्थान के साथ।